झारखंड की सियासत में खुद को टाइगर के नाम से पेश करने वाले और झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में खुद को सबसे बड़े कुर्मी लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे जयराम महतो को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। वह जंगल महल की धरती पर अपनी राजनीतिक ताकत का परचम लहराने निकले थे। दावा था कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम की कुर्मी बहुल सीटों पर जेएलकेएम एक नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी। 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, रैलियां हुई, जिला प्रभारी बनाए गए, संगठन विस्तार के दावे किए गए। लेकिन जब चुनावी रण सजा तो जयराम महतो की पार्टी महज 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार पाई और दोनों ही जगह करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल का यह चुनावी झटका जयराम महतो के लिए सिर्फ एक हार है या फिर भविष्य की राजनीति का बड़ा सबक? क्या वह इस हार के भीतर छिपे राजनीतिक संदेश को समझ पाएंगे? और अगर उन्होंने इससे सबक लेकर अपनी राजनीतिक शैली, संगठन और राजनीति में बदलाव नहीं किया तो क्या उनका उभार लंबी दूरी तय कर पाएगा? जिस कुर्मी समाज को जयराम महतो अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मान रहे थे, उसी समाज ने बंगाल में उनकी पार्टी को लगभग खारिज कर दिया। दिलचस्प यह है कि जंगल महल के कुर्मी वोटरों का बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ झुकता दिखाई दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह बना गृह मंत्री अमित शाह का वह वादा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी जिस कुर्मी अस्मिता और पहचान की राजनीति के सहारे जयराम महतो अपनी जमीन मजबूत करना चाह रहे थे, भाजपा ने उसी भावनात्मक मुद्दे पर उनसे बड़ी बाजी मार ली। अब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, असली सवाल झारखंड की राजनीति का है। क्या बंगाल की तरह झारखंड में भी कुर्मी वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है? क्या जयराम महतो की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यानी कुर्मी वोट बैंक धीरे धीरे बिखर सकता है? क्या भाजपा अब आजसू पार्टी के सहारे रहने के बजाय सीधे कुर्मी समाज में अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति बनाएगी? और क्या भविष्य में भाजपा जयराम महतो को अपने पाले में लाने की कोशिश करने की बजाय उनके समानांतर अपने नए कुर्मी चेहरे तैयार करेगी? ये सवाल दरअसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड की राजनीति में कुर्मी महतो समुदाय सिर्फ एक जातीय समूह नहीं, बल्कि चुनावी गणित बदलने वाली निर्णायक ताकत माना जाता है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज की इस वीडियो में हम जयराम महतो के सियासी भविष्य, कुर्मी वोटरों को लुभाने की भाजपा की नई रणनीति से जुड़े ऐसे ही सवालों की पड़ताल करेंगे। जयराम महतो ने बंगाल के जंगल महल में सिर्फ चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की थी, वह वहां अपनी राजनीतिक एंट्री दर्ज कराना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि झारखंड की तरह बंगाल के कुर्मी बहुल इलाकों में भी जेएलकेएम को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर स्थापित किया जाए। इसी मकसद से पुरुलिया के जयपुर में बड़ी रैली की गई। भीड़ भी जबरदस्त जुटी। पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम की करीब 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। जिला समितियां बनाई गईं, प्रभारी नियुक्त किए गए, लेकिन जमीन पर पार्टी का ढांचा खड़ा ही नहीं हो पाया। आलम यह रहा कि चुनाव आते आते पार्टी के कई पदाधिकारी किनारे हो गए। जो स्थानीय नेता जुड़े थे उनमें से कई बीच रास्ते में ही अलग हो गए और आखिर में जेएलकेएम सिर्फ 2 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाई। यानी शुरुआत जिस राजनीतिक आत्मविश्वास से हुई थी, वह चुनाव तक आते आते संगठनात्मक बिखराव में बदल गई। दरअसल सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर सीट की रही। यहां जेएलकेएम ने दिव्यजीत सिंह देव को उम्मीदवार बनाया, यानी उस राज परिवार के युवराज को जिसके खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करने का दावा जयराम महतो करते रहे हैं। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि जयराम महतो अक्सर मंचों से कहते रहे हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बंगाल चुनाव में उन्होंने खुद राज परिवार के चेहरे पर दांव लगा दिया और नतीजा 2021 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिव्यज्योति सिंह देव को 35,429 वोट मिले थे।
लेकिन इस बार जेएलकेएम के टिकट पर उनका वोट घटकर महज 9,152 रह गया, यानी पिछली बार की तुलना में लगभग 75% वोट खिसक गए। उधर भाजपा ने यहां विश्वजीत महतो को उम्मीदवार बनाया, जो लोकप्रिय सामाजिक नेता अजीत महतो के बेटे हैं। भाजपा उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। इस नतीजे ने साफ संकेत दिया कि जंगल महल के कुड़मी मतदाताओं ने जेएलकेएम के मुकाबले भाजपा पर ज्यादा भरोसा जताया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कुड़मी समाज का एक बड़ा तबका इस बात से भी नाराज था कि जेएलकेएम ने अजीत महतो के परिवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। जयराम महतो यहां अपने कुड़मी वोट बैंक को ट्रांसफर कराने में पूरी तरह नाकाम दिखे। बाघमुंडी सीट पर तस्वीर और भी ज्यादा खराब रही। यहां जेएलकेएम प्रत्याशी को केवल 1747 वोट मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नोटा को इससे ज्यादा यानी 2437 वोट मिले। मतलब बड़ी संख्या में मतदाताओं ने जेएलकेएम को वोट देने के बजाय इनमें से कोई नहीं का यानी कि नोटा का विकल्प ज्यादा पसंद किया। राजनीति में हार और जीत होती रहती है, लेकिन जब किसी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले तो वह सिर्फ हार नहीं होती, वह संगठन, रणनीति और जन स्वीकार्यता तीनों पर बड़ा सवाल बन जाती। दरअसल जयराम महतो ने बंगाल में यह मान लिया था कि कुड़मी पहचान अपने आप वोट में बदल जाएगी, लेकिन जंगल महल के नतीजों ने दिखा दिया कि सिर्फ जातीय पहचान काफी नहीं होती। स्थानीय नेतृत्व, मजबूत संगठन, जमीनी नेटवर्क और क्षेत्रीय समीकरण ये सब उतने ही जरूरी होते हैं। बंगाल का यह चुनाव दरअसल जयराम महतो के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि वह खुद को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं बल्कि रीजनल कुड़मी फेस के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल में उनकी राजनीतिक जमीन अभी बेहद कमजोर है और यही वजह है कि अब यहां चर्चा तेज हो गई है कि जेएलकेएम को अगर झारखंड में भी अस्थायी ताकत बनना है तो उसे भीड़ की राजनीति से आगे बढ़कर संगठन की राजनीति सीखनी होगी। बंगाल के जंगल महल चुनाव ने एक बात बहुत साफ कर दी, कुड़मी समाज अब सिर्फ जातीय नारों या भावनात्मक भाषणों से प्रभावित होने वाला नहीं है। उसे अब पॉलिटिकल एश्योरेंस चाहिए, पॉलिसी कमिटमेंट चाहिए और अपनी पहचान से जुड़े सवालों पर ठोस पहल चाहिए। यहीं पर भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में ऐलान किया कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं था बल्कि कुड़मी समाज की लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षाओं को सीधा संबोधित करने की कोशिश थी। कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के बड़े हिस्से में बोली जाती है। कुड़मी समाज लंबे समय से इसे संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग करता रहा है, इसलिए अमित शाह का यह वादा जंगल महल के कुड़मी वोटरों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा ने बहुत सोच समझकर कुड़मी अस्मिता के मुद्दे को उठाया और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। अब इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला, झारखंड की राजनीति में भी इसका रिपल इफेक्ट दिख सकता है। दरअसल भाजपा अच्छी तरह समझती है कि झारखंड में आदिवासियों के बाद कुड़मी महतो समुदाय सबसे बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक है। करीब 15 से 16% आबादी और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव। ऐसे में कोई भी पार्टी इस समाज की अनदेखी कतई नहीं कर सकती। भाजपा की रणनीति अब शायद सिर्फ आजसू पार्टी के सहारे कुड़मी वोट लेने तक सीमित नहीं रहेगी। संकेत हैं कि पार्टी सीधे कुड़मी समाज के मुद्दों को एग्रेसिवली उठाने की तैयारी में है। कुड़माली भाषा, स्थानीय पहचान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे कुड़मियों को लुभाने वाले मुद्दों को आने वाले दिनों में भाजपा और ज्यादा मजबूती से साधने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि भाजपा यह समझ चुकी है कि अगर जयराम महतो जैसे नेता कुड़मी समाज को अस्थायी रूप से मोबिलाइज करने में सफल हो गए तो झारखंड की राजनीति में एक नई क्षेत्रीय धुरी खड़ी हो सकती। यही वजह है कि अब भाजपा अब नई राजनीति की तरफ बढ़ती दिख रही है, यानी जयराम महतो के और मजबूत होने का इंतजार करने के बजाय कुड़मी समाज के भीतर पहले से अपनी पकड़ मजबूत करना। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में कुड़मी वोट बैंक की ताकत का नया स्वरूप दिख सकता है।
देखिए, राजनीति में ना कई बार हार जीत से ज्यादा सिखाती है, और बंगाल का चुनाव जयराम महतो के लिए शायद ऐसा ही एक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि जंगल महल के चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ लोकप्रियता, सोशल मीडिया की रीच और आक्रामक भाषणों के भरोसे लंबी राजनीति नहीं चलती। अगर झारखंड में जेएलकेएम को अस्थायी राजनीतिक ताकत बनना है तो जयराम महतो को अब आंदोलनकारी राजनीति से आगे बढ़कर संगठनात्मक और राजनीतिक राजनीति की तरफ आगे बढ़ना होगा। आइए समझते हैं जयराम महतो के लिए इस चुनाव परिणाम के 3 बड़े सबक क्या क्या है। पहले सबक, सिर्फ भीड़ नहीं, मजबूत संगठन चाहिए। बंगाल चुनाव ने सबसे पहला सबक यही दिया कि भीड़ और वोट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जयराम महतो की सभाओं में लोग जुटते जरूर हैं, युवा उनके भाषण सुनने आते हैं, उनकी एंटी सिस्टम छवि लोगों को खूब आकर्षित करती है, लेकिन चुनाव के वक्त वही भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। सबसे बड़ी वजह रही संगठन की कमजोरी। 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा हुआ, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल पाए। जिला समितियां बनी, मगर जमीन पर सक्रिय नहीं दिखी। जो नेता जुड़े उनमें से कई बीच रास्ते में ही अलग हो गए। यानी जेएलकेएम अभी भी लीडर सेंट्रिक पार्टी ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी कम। अगर जयराम महतो को झारखंड में अपनी पार्टी की जगह अस्थायी रूप से बनानी है तो उन्हें जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करना होगा, अस्थायी कैडर तैयार करना होगा, स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को आगे लेकर आना होगा और उन्हें अनुशासन के दायरे में बांधे रखने का हुनर सीखना होगा। जेएलकेएम पार्टी को सिर्फ जयराम महतो की पार्टी से आगे बढ़ाकर संस्थागत स्वरूप देना होगा। दूसरा सबक, इस पर भी बात करते हैं। दूसरा सबक, सिर्फ कुड़मी राजनीति के भरोसे लंबा सफर गुरु मुश्किल है। बंगाल चुनाव ने दूसरा बड़ा संदेश यह दिया कि सिर्फ जातीय पहचान के सहारे राजनीति की सीमा तय हो जाती है। सच यह है कि जयराम महतो का सबसे मजबूत आधार कुड़मी समाज है, लेकिन झारखंड की राजनीति सिर्फ एक समुदाय के वोट से नहीं चलती। 2024 की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेएलकेएम को सिर्फ कुड़मी वोट नहीं मिले थे। कई सीटों पर मुसलमानों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और नाराज युवाओं ने भी उन्हें समर्थन दिया था। तब जाकर उन्हें करीब 10.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें तीसरा विकल्प मानकर वोट किया था। अब चुनौती यह है कि क्या जयराम उस समर्थन को सहेज पाएंगे? अगर उनकी राजनीति सिर्फ कुड़मी अस्मिता तक सीमित रह गई तो उसका विस्तार सीमित हो सकता है। उन्हें व्यापक सामाजिक समीकरण बनाने होंगे, दूसरी जातियों के बीच भी भरोसा बढ़ाना होगा, मुस्लिम वोटरों के बीच स्वीकार्यता बनानी होगी और यह संदेश देना होगा कि जेएलकेएम सिर्फ एक जातीय मंच नहीं बल्कि व्यापक झारखंडी राजनीति का विकल्प है। सबक नंबर 3, आक्रामक तेवर से सुर्खियां मिलती है, टिकाऊ राजनीति नहीं। जयराम महतो का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एसेट उनका एग्रेसिव स्टाइल रहा है। सिस्टम पर सीधा हमला, जोशीले भाषण, सड़क वाला अंदाज और युवाओं की भाषा में राजनीति, इसी ने उन्हें बहुत कम समय में लोकप्रिय बनाया। लेकिन राजनीति में एक समय के बाद सिर्फ गुस्से की राजनीति काम नहीं करती। लोग भाषण सुनने जरूर आते हैं, लेकिन वोट देने से पहले वे संगठन, भरोसा, स्थिरता और राजनीतिक परिपक्वता भी आंकते हैं। बंगाल ने यह दिखा दिया कि केवल आक्रामक तेवर और भावनात्मक मोबिलाइजेशन के भरोसे चुनावी जमीन नहीं बनाई जा सकती। अगर राजनीति को लंबा और टिकाऊ बनाना है तो रणनीति, गठबंधन, संगठन और संतुलित नेतृत्व चारों बेहद जरूरी हैं। तो क्या जयराम महतो बंगाल की हार में छिपे इन संदेशों को पढ़ेंगे? राजनीति में हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार से न सीखना घातक है। यानी जयराम महतो के सामने अब असली चुनौती शुरू होती है। क्या वे सिर्फ टाइगर के आक्रामक इमेज से बंधे रहेंगे या फिर खुद को एक मैच्योर और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल लीडर में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि बंगाल की हार ने सिर्फ उनकी सीमाएं उजागर नहीं की, बल्कि उन्हें यह मौका भी दिया है कि वे अपनी राजनीति को नए सिरे से गढ़ें। मेरे प्रिय सिद्धि दर्शकों, आप जानते हैं कि देश के कुल 5 राज्यों में बीते दिनों चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। झारखंड का सत्तारूढ़ दल और यूं कहें कि इस गठबंधन की अगुवाई करने वाला मुख्य मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी ने असम में कुल 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। किसी भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक वोट आए। उसके बाद हमने एक वीडियो किया जिसमें हमने बताया था कि जो चुनावी नतीजे आए मसलन की असम से,
उस नतीजों से 4 सबक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्या है। तो हमने उस वीडियो को बनाया, बहुत तथ्यात्मक वीडियो रिपोर्ट थी, तो आप लोगों ने उसे देखा भी, सराहा भी, कई लोगों ने फोन भी किए। कई लोगों ने कहा कि भाई जयराम महतो भी बंगाल में चुनाव लड़े, जयपुर और बाघमुंडी सीटों पर, और दोनों ही सीटों पर प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इन चुनावी नतीजों से जयराम महतो के लिए 4 सबक क्या हो सकते हैं। लोगों ने कहा कि भैया आपको इसका विश्लेषण करना चाहिए। तो हमने बहुत तथ्य के साथ, तर्क के साथ आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर दिया है। आप बारीकी से इस वीडियो को देखिए और अगर आपने देख लिया तो आप अपने राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष है और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। वीडियो पसंद आई हो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों तो आपके झारखंडी पत्रकार का आपसे नम्र निवेदन कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप Facebook पन्ने को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, Facebook प्रोफाइल पर शेयर कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। जोहार।